तो दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं रोमांटिक एनोनियंस नाम की इस बेहतरीन टीवी सीरीज़ के बारे में, जो कि नेटफ्लिक्स की तरफ से इसी सप्ताह रिलीज़ होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, इस सीरीज़ का हमें बेसब्री से इंतज़ार था, फाइनली ये रिलीज़ हो रही है। तो आज हम इस वीडियो के अंदर हम इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन बताएंगे, इसका रिकेप, एक्सप्लेनेशन, प्री प्रोडक्शन, रिलीजिंग, कास्टिंग, फैक्ट, डिटेल अपडेट, यानी पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो आप वीडियो को लाइक कर दें, आगे मैं इसकी और इन्फॉर्मेशन आपको देता हूँ। रोमांटिक्स एनोनिमस जापानी एक आगामी नेटफ्लिक्स ओरिजिनल जापानी दक्षिण कोरियाई टीवी सीरीज है जो 2010 में शोत्सुकी जा द्वारा निर्देशित इसी नाम की फ्रेंच बेल्जियम रोमांटिक कॉमेडी फिल्म पर आधारित है। शुन ओगुरी, हान ह्योजू, यूरी नाकामुरा और जिन अकनिशी अभिनीत यह सीरीज एक प्रतिभाशाली चॉकलेटियर की कहानी है जो अपनी अत्यधिक शर्मीले स्वभाव के बावजूद, जो दैनिक जीवन को चुनौतीपूर्ण बना देता है, एक छोटे से चॉकलेट स्टोर पर काम करना शुरू कर देती है। 1-2 श्रृंखला के पहले 2 एपिसोड का प्रीमियर 19 सितंबर 2025 को 30वें बुसान अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के ऑन स्क्रीन खंड में हुआ। 3 अपने महोत्सव रिलीज के बाद श्रृंखला 16 अक्टूबर को नेटफ्लिक्स पर दुनिया भर में स्ट्रीम करने के लिए उपलब्ध होगी। 4 सार एक पुरुष और एक महिला संयोग से मिलते हैं और चॉकलेट के प्रति अपने प्रेम के कारण एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। दोनों अलग-अलग तरह की चिंताओं से घिरे रहते हैं। पुरुष को दूसरों को छूने में असहजता महसूस होती है और महिला को लोगों की आंखों में देखने में भी मुश्किल होती है। ये चुनौतियां उनके बढ़ते रिश्ते को मुश्किल और मधुर दोनों बनाती है। ढालनाशुन ओगुरी, सोसुके फुजिवारा, चॉकलेट शॉप ले सॉवेयुर के निदेशक और एक प्रमुख कन्फेक्शनरी व्यवसायी के बेटे हान ह्योजू हानाली के रूप में, एक प्रतिभाशाली चॉकलेट निर्माता यूरी नाकामुरा, आयरीन, एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक और लेखिका जिन अकनिशी हिरोतकादा, ब्रश बार के मालिक ताकाशी फुजिवारा, सोसुके के चचेरे भाई के रूप में रियो नारितायुमी इतो मोटोमी कावामुरा, ले सॉवेयुर के मुख्य चॉकलेट निर्माता स्याका यामागुची मीको हरादामी को काजिले सॉवेयुर के मालिक केंजी कुरोइवा के रूप में ईजी ओकुरा कोइची सातो, शुंतारो फुजिवारा, सोसुके के पिता और फूटागो कन्फेक्शनरी के अध्यक्ष शिमा इसे केइचिरो अजुमाकोया फुकुदाशियोरी अकिताइकुहो अकियाताकाटो योनेमोतो। विशेष उपस्थिति सॉन्ग जोंगकी 5 उत्पादन 13 मार्च 2024 को यह बताया गया कि हान ह्योजू, शुन ओगुरी के विपरीत मुख्य भूमिका के रूप में श्रृंखला के कलाकारों में शामिल होंगे। 31 मई 2024 को एक प्रेस विज्ञप्ति में नेटफ्लिक्स ने आधिकारिक तौर पर जापान और दक्षिण कोरिया के कलाकारों और क्रू के साथ जापान से एक नई रोमांस श्रृंखला के निर्माण की घोषणा की। 2 श्रृंखला की मुख्य फोटोग्राफी मार्च 2024 की शुरुआत में शुरू हुई, जिसकी योजना और निर्माण योंग फिल्म द्वारा किया गया। 7 मुक्त करना रोमांटिक्स एनोनिमस को 30वें बुसान अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में ऑन स्क्रीन सेक्शन के लिए चुना गया है, जहां श्रृंखला के पहले 2 एपिसोड 19 सितंबर 2025 को प्रदर्शित किए गए थे। 8-16 अक्टूबर को श्रृंखला नेटफ्लिक्स पर वैश्विक स्तर पर स्ट्रीम करने के लिए उपलब्ध होगी। कांजिया एक अच्छा विचार है शैली रोमांस ड्रामा पर आधारित चिम्पिरे अमेरिस, फिलिप ब्लासबैंड द्वारा रोमांटिक्स एनोनिमस द्वारा विकसित पार्क सोयोन द्वारा लिखित किम जी हुई न्योशिकाजू ओकाडा निर्देशक शूत्सुकिकावा जा अभिनीत शुन ओगुरी हान ह्योजुयूरी नाकामुराजिन अकनिशी संगीत दलपालनुद्गम देश जापान दक्षिण कोरिया मूल भाषा जापानी उत्पादन कार्यकारी निर्माता सिड लिम प्रोड्यूसर्स किम योंग यूनचोइगी यंगकिम केउम सिल्ताकुरो नागाइमाओ ओसाकी छायांकन कोसुके यमादा संपादकयांग जिनमो उत्पादन कंपनियायोंग फिल्मरियू फिल्म मूल रिलीज नेटवर्क मुक्त करना आगामी। शुन ओगुरी, ओगुरी शुन, जन्म 26 दिसंबर 1982, एक जापानी अभिनेता और आवाज अभिनेता है, एक मंच निर्देशक तेत्सुया ओगुरी के बेटे, 2 और 3 भाई बहनों में सबसे छोटे हैं, जिनमें बड़े भाई रियो भी शामिल है, जो एक अभिनेता भी है। उन्होंने अपने पिता और भाई के साथ काम करने वाले कार्यों में अतिरिक्त भूमिका के रूप में छोटी भूमिकाओं से शुरुआत की।
उन्होंने अपने आधिकारिक अभिनय करियर की शुरुआत 13 साल की उम्र में टीवी नाटक हचिदाई शोगुन योशिमुने 1995 से की। अपने नाम पर 100 से अधिक क्रेडिट के साथ ओगुरी की एक व्यापक जापानी फिल्मोग्राफी है, जिसमें ल्यूपिन द तीन, क्रोज जीरो और गिंटामा शामिल है। उन्होंने 2010 में अपनी पहली फिल्म श्योरली समरे, एक ड्रामा निर्देशित की, जिसमें उनकी एक कैमियो भूमिका थी। ओगुरी ने 2021 में गॉडजिला बनाम कांग से हॉलीवुड में शुरुआत की। 3-4 एक आवाज अभिनेता के रूप में 2005 में उन्होंने फुलमेटल अल्केमिस्ट द मूवी, कॉन्करर ऑफ शंबाला में अल्फोंस हेड्रिच के रूप में अपनी आवाज दी। आजीविका। ओगुरी ने एनएचके के नाटक हचिदाई शोगुन योशिमुने से टेलीविजन पर शुरुआत की। ग्रेट टीचर ओनिजुका नाटक में प्रताड़ित और दुर्व्यवहार किए गए बच्चे नोबोरू योशिकावा की भूमिका निभाने के बाद उन्हें जनता ने पहचानना शुरू कर दिया। उस नाटक में उनके अभिनय ने ध्यान आकर्षित किया और बड़ी भूमिकाएं दिलाईं। 2000 में उन्होंने समर स्नो में एक बधिर व्यक्ति की भूमिका निभाई। 2002 में उन्होंने लोकप्रिय नाटक गोकुसेन में अभिनय किया, जिसमें उन्होंने ग्रेट टीचर ओनिजुका की तरह प्रताड़ित व्यक्ति की बजाय एक धमकाने वाले की भूमिका निभाई। 2005 में लोकप्रिय नाटक हाना योरी डांगो में हंजावा रुई की भूमिका के बाद ओगुरी प्रसिद्धि में आए। 2008 में ओगुरी ने बिन्बोदंशी में एक और मुख्य ड्रामा भूमिका निभाई, जिसमें उन्होंने काजुमी कोयामा नामक एक आशावादी गरीब कॉलेज छात्र की भूमिका निभाई। 2009 में वह टोक्यो डॉग्स ड्रामा में अमेरिकी जासूस सो ताकाकुरा के रूप में मुख्य भूमिका में दिखाई दिए। उन्होंने हाना योरी डांगो के सहकलाकार माओ इनोय के साथ जुई डूलिटिल, वेटरिनेरियन डूलिटिल ड्रामा में फिर से काम किया, जिसका प्रसारण अक्टूबर 2010 में शुरू हुआ। 2012 में उन्होंने फूजी टीवी के रिच मैन, पुअर वुमन में सतोमी इशिहारा के साथ एक युवा धनी व्यक्ति टोरू ह्यूगा की भूमिका निभाई, जिसने उन्हें 74वें ड्रामा अकादमी पुरस्कार में पहला सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिलाया। 2014 में ओगुरी ने अर्धऐतिहासिक एनीमे लाइव एक्शन ड्रामा नोबुनागा कॉन्सर्टो में हाई स्कूल के छात्र सबुरो और सरदार नोबुनागा ओरा दोनों की भूमिकाएं निभाईं। उन्होंने अन्य इतिहासाधारित नाटकों में भी काम किया। 2015 में उन्होंने 7 साल बाद टोमा इकुता के साथ टीबीएस ड्रामा ओरोबोरोस में तात्सुया दानो के रूप में फिर से काम किया। ओगुरी 2006 में पहली डिटेक्टिव कॉनन लाइव एक्शन फिल्म डिटेक्टिव कॉनन शिनिची कुडोज रिटेन चैलेंज में शिनिची कुडो के रूप में दिखाई दिए। 2014 में वह एनीमे लाइव एक्शन फिल्म ल्यूपिन द थर्ड में मुख्य किरदार के रूप में दिखाई दिए और 2017 में उन्होंने एनीमे जिंटामा के लाइव एक्शन रूपांतरण की पहली फिल्म में गिंटोकी सकाटा के किरदार को जीवंत किया, जिसे उन्होंने 2 मिनी सीरीज और एक अन्य फिल्म में दोहराया। नवंबर 2018 में ओगुरी को उनकी हॉलीवुड डेब्यू फिल्म गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग में कास्ट किया गया। यह फिल्म मार्च 2021 में सिनेमाघरों और एचबीओ मैक्स पर रिलीज हुई। 6-3-7 वह नोबुहिरो दोई, जिन्हें स्ट्रॉबेरी ऑन द शॉर्टकेक, बी विद यू और फ्लाइंग कलर्स के निर्देशन के लिए जाना जाता है, द्वारा निर्देशित सुकियाकी वेस्टर्न जोंगो, लेट मी ईट योर पैंक्रियाज और त्सुमी नो कोए जैसी फिल्मों में भी नजर आए। 2005 में ओगुरी ने अपने भाई रियो के साथ मिलकर फुलमेटल अल्केमिस्ट द मूवी, कॉन्करर ऑफ शंबाला में एक आवाज अभिनेता के रूप में अपनी आवाज दी। 2009 में उन्होंने एक बार फिर वांगन मिडनाइट में अकियो असाकुरा के रूप में एक आवाज अभिनेता के रूप में अपनी आवाज दी। वह एक निर्देशक भी है। उन्होंने 2009 में एक विज्ञापन का निर्देशन करके निर्देशन में अपनी शुरुआत की थी, लेकिन बड़े पर्दे पर उनकी प्रमुख निर्देशन की शुरुआत श्योरली समडे नामक फिल्म से हुई, जो 17 जुलाई 2010 को जापान में राष्ट्रव्यापी रिलीज हुई थी। ओगुरी ने इस फिल्म में मनोरंजन उद्योग के अपने कई अच्छे दोस्तों को लिया, जैसे कि मुख्य भूमिका में केसुके कोइडे, अभिनेत्रियां माओ इनोए और आया उएतो,
और उन्होंने खुद भी फिल्म में एक छोटी सी भूमिका निभाई। 2007 में ओगुरी निप्पॉन ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम के रेडियो कार्यक्रम ऑल नाइट निप्पॉन में नेविगेटर के रूप में दिखाई देने लगे, जिसे उन्होंने 2010 तक ओगुरी शुन नो ऑल नाइट निप्पॉन के रूप में चलाया। उसके बाद कभी कभार विशेष प्रस्तुतियां दीं। 9-10 उन्हें नवागंतुक समूह की गॉट क्रू द्वारा करेंसो गीत के पीवी के लिए ऑल नाइट निप्पॉन के हिस्से के रूप में अभिनय करने का सुझाव दिया गया था। 11-12 2011 में तोहोकू भूकंप और सुनामी के बाद वह 71 अभिनेताओं और गायकों के एक समूह का हिस्सा थे जो संटोरी पे कंपनी के विज्ञापनों में दिखाई दिए, और उन्होंने मियागेटे गोरान योरू नो होशी वो और उए वो मुइते अरुको गाने गाए। 13-14-15 उनकी गायन आवाज को कई मंच प्रदर्शनों में भी शामिल किया गया है। ओगुरी को 2023 में उस टैलेंट एजेंसी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया जिससे वह संबंधित है, ट्रिस्टोन एंटरटेनमेंट। 16 अक्टूबर 2024 में यह घोषणा की गई थी कि ओगुरी और अन्य ट्रिस्टोन कलाकार 15 मार्च 2025 को होने वाले पहले प्रशंसक प्रशंसा कार्यक्रम ट्रिस्टोन फैन फेस्ट 2025 उनदोकाई में भाग लेंगे। इस आयोजन के बारे में ओगुरी ने कहा, हाल के वर्षों में हम प्रशंसक बैठकें आयोजित कर रहे हैं और प्रशंसकों से व्यक्तिगत रूप से मिलने के अवसर पैदा कर रहे हैं, लेकिन इस बार हमने सोचा कि एक साथ प्रशंसक प्रशंसा समारोह आयोजित करना एक अच्छा विचार होगा। यह कार्यक्रम प्रशंसकों को दूसरों की प्रतिभा और आकर्षण का अनुभव करने की अनुमति देने के उद्देश्य से आयोजित किया जाता है, न केवल उनके अपने पसंदीदा बल्कि उनके साथ साझा करने और एक साथ अच्छा समय बिताने के लिए भी। 17 वह अपने पहले दक्षिण कोरियाई और जापानी सहनिर्माण नेटफ्लिक्स की मूल टेलीविजन सीरीज रोमांटिक्स एनोनिमस में हान ह्योजू के साथ दिखाई देने वाले हैं। फ्रांसीसी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म लेस इमोटिव्स एनोनिमस के इस रीमेक का प्रारंभिक प्रीमियर 30वें बुसान अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में होने वाला है और इसे अक्टूबर 2025 में नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया जाएगा। 18-19 व्यक्तिगत जीवन 2004 में ओगुरी तत्कालीन मॉर्निंग मुसुम सदस्य मारी यागुची के साथ रिश्ते में थीं। 2017 में यागुची ने स्वीकार किया कि साप्ताहिक टैब्लॉइड्स पर उनके रिश्ते के प्रचारित होने के बाद उन्होंने 2005 में उनके साथ डेटिंग जारी रखने के लिए समूह छोड़ने का फैसला किया। 20 बाद में उन्होंने 2006 में अपने रिश्ते को समाप्त कर दिया। 21-22 ओगुरी ने 14 मार्च 2012 को अभिनेत्री और मॉडल यू यामादा से शादी की। उनके 4 बच्चे हैं, जिनका जन्म 2014, 2017, 2020 और 2022 में हुआ। 23 एक अज्ञात परिचित द्वारा की गई रिपोर्टों के अनुसार तीसरे बच्चे का जन्म अप्रैल में लॉस एंजिल्स, संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। हान ह्योजू, कोरियाई, जन्म हान जियोंग, 22 फरवरी 1987, एक दक्षिण कोरियाई अभिनेत्री है। उन्होंने ब्रिलियंट लिगेसी 2009 और डोंगी 2010 की बैक टू बैक सफलताओं से व्यापक पहचान हासिल की। दोनों ही उच्च दर्शक रेटिंग के साथ बड़े हिट थे, जिससे एक घरेलू नाम के रूप में उनकी स्थिति मजबूत हुई। वह एक समानांतर ब्रह्मांड में सेट रोमांटिक फंतासी ड्रामा W 2016 और सर्वनाशकारी जोम्बी थ्रिलर हैप्पीनेस 2021 के लिए भी जानी जाती है। 2023 में उन्होंने हाई प्रोफाइल मूविंग 2023 में अभिनय किया, जो एक अलौकिक एक्शन साइंस फिक्शन सीरीज है जिसमें सामान्य जीवन जीने वाले सुपर पावर्ड किरदारों की खोज की गई है। उनके काम की अखिल एशियाई और वैश्विक लोकप्रियता ने हान को एक शीर्ष हल्लू स्टार के रूप में स्थापित किया है। 3 उन्हें 2011 से फोर्ब्स पत्रिका की कोरिया पावर सेलिब्रिटी 40 सूची में कई बार दिखाया गया है और सैमसंग, LG और लोटे जैसे कई प्रमुख कोरियाई ब्रांडों का व्यावसायिक चेहरा रही है। हाल के वर्षों में उन्होंने चैनल, लुई वुइटन, बर्बेरी, फेरागामो, ब्रुनेलो कुसिनेली और टिफ़नी एंड कंपनी जैसे लग्जरी फैशन हाउस के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में काम किया है। 4
छोटे पर्दे पर अपनी सफलता के अलावा हान को कोरियाई फिल्म उद्योग में एक सम्मानित अग्रणी अभिनेत्री माना जाता है। उन्होंने मेलोड्रामा, रोमांटिक कॉमेडी, बड़े पैमाने की एक्शन फिल्मों से लेकर क्राइम थ्रिलर तक कई शैलियों में अपने काम के लिए प्रशंसा प्राप्त की है। बॉक्स ऑफिस हिट और आलोचनात्मक सफलताओं में उनकी उल्लेखनीय भूमिकाएं माई बॉस, माई टीचर 2006, ऑलवेज 2011, मास्केरेड 2012, लव 911 2012, कोल्ड आइज 2013 और द ब्यूटी इनसाइड 2015 शामिल है। 2021 में हान को कोरियाई फिल्म काउंसिल कॉफिक द्वारा 200 कोरियाई अभिनेताओं में से एक के रूप में चुना गया था, जो कोरिया के फिल्म परिदृश्य के वर्तमान और भविष्य का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसका उद्देश्य उन्हें वैश्विक फिल्म उद्योग में काम करने वाले पेशेवरों से परिचित कराना है। 5-6 अनेक पुरस्कारों की प्राप्तकर्ता, हान ने कोरिया के तीनों सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार समारोहों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का सम्मान जीता है। डोंगी में शीर्षक चरित्र के रूप में उनके प्रदर्शन के लिए बेक्सेंग आर्ट्स पुरस्कार, कोल्ड आइज में उनके प्रदर्शन के लिए ब्लू ड्रैगन फिल्म पुरस्कार और मूविंग में उनकी सबसे हालिया भूमिका के लिए ग्रैंड बेल पुरस्कार, अकादमी पुरस्कार के कोरियाई समकक्ष। प्रारंभिक जीवन। हान ह्योजू का जन्म उत्तरी चुंगचियोंग प्रांत के चेओंगजू के युल्लरियांग, डोंग में हुआ था। उनकी मां पब्लिक स्कूलों की इंस्पेक्टर बनने से पहले एक प्राथमिक विद्यालय की शिक्षिका थीं और उनके पिता वायुसेना के लेफ्टिनेंट कर्नल थे, जो एक रिजर्व में सेवा करते थे। जन्म के समय हान का नाम हान जियोंग, कोरियाई, रखा गया था, लेकिन जब वह तीसरी कक्षा में पहुंची तो उन्होंने इसे बदलकर अपना वर्तमान नाम रख लिया। उनका एक छोटा भाई भी है और उन्होंने देओक्सेओंग प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाई की है। बचपन में वह खेलों में, खासकर ट्रैक और फील्ड में, अच्छी थीं। 2002 में युलियांग मिडिल स्कूल से स्नातक होने के बाद उन्होंने 2004 तक चेओंगजू गर्ल्स हाई स्कूल में पढ़ाई की। हाई स्कूल के दूसरे वर्ष में वह सियोल चली गई और अपने सख्त और रूढ़िवादी पिता की आपत्तियों के बावजूद सेओंगनाम के बुंडांग जिले के बुलगोक हाई स्कूल में स्थानांतरित हो गईं। मार्च 2005 में स्नातक होने के बाद उन्होंने डोंगगुक विश्वविद्यालय के कला महाविद्यालय में प्रवेश लिया, जहां उन्होंने रंगमंच और फिल्म विभाग में प्रवेश लिया और अंततः 2010 में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। 7 आजीविका 2003-2006 शुरुआत। हान को पहली बार 2003 में खाद्य निगम बिंगग्रे द्वारा आयोजित एक किशोर सौंदर्य प्रतियोगिता में खोजा गया था। उन्होंने सिटकॉम नॉनस्टॉप 5 और गैंगस्टर कॉमेडी फिल्म माई बॉस, माई टीचर से अपने अभिनय करियर की शुरुआत की। 8-9 बाद में हान ने स्प्रिंग वाल्ट्ज में अभिनय करके अपनी प्रोफाइल को बढ़ाया, जो टीवी निर्देशक यू सोखो की सीजन ड्रामा श्रृंखला की चौथी और अंतिम किस्त थी। 2006 में निर्देशक ली यूनकी ने हान को अपनी कम बजट की स्वतंत्र फिल्म एडलिब नाइट में मुख्य भूमिका में लिया, जो एक युवा महिला की कहानी है जो अजनबियों के साथ एक भयानक रात भर की मुठभेड़ के माध्यम से खुद को फिर से खोजती है। 11 उन्होंने अपने प्रदर्शन के लिए कोरियन एसोसिएशन ऑफ फिल्म क्रिटिक्स अवार्ड्स और सिंगापुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ नई अभिनेत्री का पुरस्कार जीता। 12-13 2007 से 2010 सफल भूमिकाएं और विदेशों में लोकप्रियता। इसके बाद हान ने 2 बेहद सफल टीवी प्रोजेक्ट्स में अभिनय किया और प्रसिद्धि हासिल की। 2007 में पार्क हेजिन के साथ केबीएस डेली ड्रामा हेवन एंड अर्थ 14 और 2008 में ली जूंगी के साथ एसबीएस मास्क्ड एडवेंचरर सीरीज इल्जिमा 15। दोनों ही ड्रामा ने पूरे देश में अच्छी दर्शक रेटिंग हासिल की और हान को घर घर में जाना जाने लगा। इसके बाद उन्हें एक और इंडी फिल्म राइड अवे में कास्ट किया गया, जिसका प्रीमियर 2008 के जोंजू इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में हुआ। 16 इसके बाद हान ने कोरियाई जापानी टेलीसिनेमा सहनिर्माण हेवेंस पोस्टमैन को फिल्माया, जिसमें टीवी एक्सक्यू अब जेवाईजे से पॉप स्टार जेजोंग भी शामिल थे। 17 कई स्थगन के बाद
इसे 2009 के अंत में सिनेमाघरों में रिलीज किया गया और 2010 में टीवी पर प्रसारित किया गया। हान को सफलता ब्रिलियंट लिगेसी में मिली, जिसमें उन्होंने ली सेउंगगी की भूमिका निभाई थी, जो 2009 में एक बड़ी हिट बन गई, जिसने 47.1% की शीर्ष दर्शक रेटिंग हासिल की। 18, 19, 20 इसने हान को स्टारडम की ओर उछाल दिया और नाटक के समापन के बाद उन्होंने एंडोर्समेंट सौदों और साक्षात्कार के लिए मीडिया अनुरोधों में तेज वृद्धि का अनुभव किया, साथ ही साथ पैन-एशियाई लोकप्रियता में भी वृद्धि हुई। 21, 22 बाद में उसी वर्ष हान ने संगीत नाटक सोल स्पेशल में अपनी अभिनीत भूमिका को समाप्त कर दिया, जो केबीएस जॉय पर प्रसारित हुआ। विवाद। नवंबर 2013 में सियोल सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर्स ऑफिस ने हान की पूर्व एजेंसी फैंटम एंटरटेनमेंट के पूर्व मैनेजर पर जबरन वसूली के प्रयास का आरोप लगाया। पुलिस के अनुसार ली उपनाम वाले पूर्व मैनेजर और 2 अन्य लोगों पर हान के परिवार को उसकी निजी जिंदगी की तस्वीरों से धमकाने का संदेह था। माना जाता है कि ली ने हान के मैनेजर के रूप में काम करते समय अभिनेत्री के डिजिटल कैमरे से तस्वीरें चुराई थीं। इसके बाद ली ने धमकी दी कि अगर हान के पिता ने उसे और उसके 2 साथियों को 400 मिलियन यूरो का भुगतान नहीं किया, तो वह आपत्तिजनक तस्वीरें प्रकाशित कर देगा। जब हान के पिता ने अपने पिता को बताया कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया है जिससे कोई समस्या हो, तो उन्होंने पुलिस को फोन किया। हान के पिता ने पुलिस के साथ मिलकर ब्लैकमेल करने वालों का पता लगाने में उनकी मदद की। ऐसा प्रतीत होता है कि उनके पास अभिनेत्री की कोई भी आपत्तिजनक तस्वीर नहीं थी। एक प्रेस विज्ञप्ति में हान की एजेंसी बीएच एंटरटेनमेंट ने कहा कि अभिनेत्री ने ऐसी किसी भी गतिविधि में भाग नहीं लिया है जिसकी सार्वजनिक आलोचना हो। ब्लैकमेल का प्रयास करने वाले 3 लोगों को अंतःपरिवीक्षा के साथ जेल की सजा काटने का आदेश दिया गया। 84 सितंबर 2014 में दक्षिण कोरियाई मीडिया ने बताया कि टीवी विज्ञापनों में हान के अभिनय का बहिष्कार करने के लिए एक याचिका प्रसारित की जा रही थी। 85 यह याचिका हान के छोटे भाई द्वारा एक साथी वायुसैनिक को कथित तौर पर धमकाने से उपजी थी, जब दोनों अनिवार्य सैन्य सेवा में थे, जिसके परिणामस्वरूप बाद वाले ने आत्महत्या कर ली थी। हान को खुद एक बार कोरिया गणराज्य वायुसेना का सद्भावना राजदूत नियुक्त किए जाने से नकारात्मक प्रचार और बढ़ गया था। 2010 में हान ने एमबीसी की 49वीं सालगिरह परियोजना डोंगी में शीर्षक चरित्र निभाया। 24 यह श्रृंखला घरेलू और एशिया भर में अपने दौर के दौरान एक हिट बन गई। 27 हान ने चोई सुकबिन के चित्रण के लिए कई अभिनय पुरस्कार जीते, जिसमें एमबीसी ड्रामा अवार्ड्स में डेसांग ग्रांड पुरस्कार और बेक्सेंग आर्ट्स अवार्ड्स में प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार शामिल है। 28-29 2011 से 2015 फिल्मी भूमिकाएं। 2011 में हान ने मेलोड्रामा फिल्म ऑलवेज में सो जीसप के पूर्व बॉक्सर के साथ एक अंधे टेलीमार्केटर की भूमिका निभाई। 30 निर्देशक सॉन्ग इलगॉन द्वारा निर्देशित, इसका प्रीमियर 2011 बुसान अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की उद्घाटन फिल्म के रूप में हुआ। 31, 32, 33 बाद में हान ने जापानी फिल्म माई बैक पेज के बैरियर फ्री संस्करण में आवाज कथन में योगदान दिया, जिसमें श्रवण या दृश्य हानि वाले लोगों के लिए वर्णनात्मक ऑडियो और उपशीर्षक शामिल है। 34, 35 इसके बाद हान ने 2012 की ब्लॉकबस्टर पीरियड फिल्म मास्करेड में ली ब्युंगहुन की ग्वांघे की रानी का किरदार निभाया। 36, 37 जो अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली कोरियाई फिल्मों में से एक बन गई। इसके बाद उन्होंने लव 911 में काम किया, जो एक डॉक्टर और एक फायरफाइटर गो सू के बीच एक अप्रत्याशित रोमांस था। 38-39 नवंबर 2013 में 34वें ब्लू ड्रैगन फिल्म अवार्ड्स में हान। 2013 में हान ने सुल्क्युंगगू और जंग वूसुंग के साथ एक्शन थ्रिलर कोल्ड आइज में अभिनय किया, जो 2007 की हांगकांग फिल्म आई इन द स्काई की रीमेक थी। 40-41
फिल्म ने रिलीज के बाद बॉक्स ऑफिस पर अपना दबदबा बनाया और 2013 की सबसे बड़ी घरेलू हिट फिल्मों में से एक बन गई। 42 हान को उनके प्रदर्शन के लिए अभिनय की पहचान मिली। उन्होंने ब्लू ड्रैगन फिल्म अवार्ड्स और बिल्ड फिल्म अवार्ड्स से सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता। 43 44 2014 में हान और लव 911 के सहकलाकार गो सू, म्योह्यांग सांगवान, मायोह्यांगसान का दृश्य में फिर से साथ आए, जिसमें एक दक्षिण कोरियाई चित्रकार और एक उत्तर कोरियाई वेट्रेस के एक उत्तर कोरियाई रेस्टोरेंट में मिलन को दर्शाया गया है। यह लघु फिल्म समकालीन कलाकारों मून क्यूंगवोन और जियोन जूनहो का एक सहयोग है और इसमें एक नाटकीय कथानक, प्रयोगात्मक कल्पना, नृत्य और प्रदर्शन कला का संयोजन किया गया है। 45 46 इसके बाद उन्होंने अपनी पहली जापानी फिल्म इशिन इनुडोज मिरेकल, देबिकुरोकुन नो कोई तो माहो, मिरेकल डेविल क्लॉज लव एंड मैजिक में अभिनय करके विदेशी बाजार में कदम रखा। क्रिसमस के मौसम पर आधारित यह फिल्म एक दयालु किताबों की दुकान के कर्मचारी, जे-पॉप बॉयबैंड अर्शी के मसाकी आइबा द्वारा अभिनीत की प्रेम कहानी है, जिसकी मुलाकात 3 महिलाओं से होती है। 47 48 2015 में हान ने संगीत में बायोपिक सीएससी बॉर्न में अभिनय किया, जिसमें लोक संगीत समूह ट्विन फोलियो के उतार-चढ़ाव को दर्शाया गया था, जो 1960 से 80 के दशक तक सक्रिय था। अपने लाइव प्रदर्शनों के लिए प्रसिद्ध, सीएससी बॉर्न 1970 के दशक में मुग्योडोंग में स्थित एक लोकप्रिय संगीत लाउंज का नाम था, जहां ट्विन फोलियो की शुरुआत हुई। हान ने समूह की प्रेरणा की भूमिका निभाई। 49 इसके बाद रोमांटिक कॉमेडी फिल्म द ब्यूटी इनसाइड आई, जिसमें हान का किरदार एक ऐसे व्यक्ति के प्यार में पड़ जाता है जो हर दिन अलग-अलग लोगों में बदल जाता है। 50 51 उस वर्ष के अंत में हान ने द ब्यूटी इनसाइड में अपने दोनों सहकलाकारों यू योनसियोक और चुन वूही के साथ मिलकर फिर से लव लाइज के लिए काम किया, जो एक ऐसी फिल्म है जो 1940 के दशक में जापानी कब्जे के दौरान गिसांग की आखिरी कहानी को दर्शाती है। 52 53 2016 वर्तमान टेलीविजन पर वापसी और अमेरिकी उन्नति। 2016 में हान ने ली जोंगसुक के साथ एमबीसी की फंतासी सस्पेंस सीरीज डब्ल्यू के साथ छोटे पर्दे पर वापसी की। 54 निर्देशक जंग डेयू द्वारा अभिनीत, जिन्होंने शिवाज प्रिटी का निर्देशन किया था, और लेखक सॉन्ग जेजंग, जिनके पिछले कार्यों में 9 टाइम ट्रेवल्स और क्वीन इनह्यून्स मैन शामिल है। उम्मीदें अधिक थीं क्योंकि यह 6 साल बाद छोटे पर्दे पर हान की वापसी थी। 55 56 उन्होंने डब्ल्यू में अपने प्रदर्शन के लिए 5वें एपीएन स्टार अवार्ड्स और एमबीसी ड्रामा अवार्ड्स में शीर्ष उत्कृष्टता पुरस्कार जीता। 2018 में हान ने कांग डोंगवोन के साथ थ्रिलर गोल्डन स्लंबर में अभिनय किया। 57 उसी वर्ष वह कांग के साथ विज्ञानफाई एक्शन थ्रिलर इलंग द वुल्फ ब्रिगेड में मुख्य भूमिका में फिर से शामिल हुई, जो इसी नाम की जापानी एनिमेटेड फिल्म पर आधारित थी। 58 59 60 2019 में हान को अमेरिकी टेलीविजन श्रृंखला ट्रेडस्टोन के मुख्य कलाकारों के हिस्से के रूप में पुष्टि की गई, जो यूनिवर्सल की बॉर्न फ्रेंचाइजी की एक शाखा थी। 61 62 2020 में हान को एइचिरो हासुमी द्वारा निर्देशित एक जापानी एक्शन फिल्म तायो वा उगोकनाई द सन स्टैंड्स स्टिल में कास्ट किया गया। इसी नाम के उपन्यास पर आधारित, हान ने एक मायावी और रहस्यमयी जासूस की भूमिका निभाई, जो अपने असली इरादों को छिपाते हुए दुनिया भर में रोमांचक यात्राएं करती है। 63 नवंबर 2021 में हान 2021 में हान ने पार्क ह्युंगसिक के साथ अभिनीत सर्वनाशकारी थ्रिलर ड्रामा हैप्पीनेस में एक आतंकवादरोधी दस्ते के सदस्य के रूप में अभिनय किया। आहन गिल्हो द्वारा निर्देशित इस नाटक में वर्ग भेदभाव, परस्पर विरोधी मानवीय इच्छाओं और कोरिया के एक अपार्टमेंट में घर के मालिकों के एक समूह के बीच अस्तित्व के संघर्ष को दर्शाया गया है, जो एक रहस्यमय वायरस के प्रकोप के कारण शहर में निवासियों की आजीविका के लिए खतरा है। 64 2022 में
हान ने कांग हान्यूल और ली क्वांगसू के साथ द पायरेट्स द लास्ट रॉयल ट्रेजर में अभिनय किया, जो 2014 की ब्लॉकबस्टर द पायरेट्स का सीक्वल है। उन्होंने समुद्री डाकू जहाज के कप्तान हेरंग की भूमिका निभाई। 65 यह फिल्म इलंग द वुल्फ ब्रिगेड के बाद 4 साल बाद कोरियाई सिनेमा में उनकी वापसी का प्रतीक है। अक्टूबर में हान ने फिल्म 20वीं सेंचुरी गर्ल में एक विशेष भूमिका निभाई, जिसमें उन्होंने किम यूजंग के चरित्र का वयस्क संस्करण निभाया। 66 2023 में ह्योजू ने डिज्नी प्लस सीरीज मूविंग में रयू सेउंगरयोंग, जो इंसुंग, चा ताएह्यून, रयू सेउंगबम, किम सुंगक्यूं, ली जंगहा, गो यूंजंग और किम दोहून जैसे सितारों से सजी कलाकारों की टुकड़ी के साथ अभिनय किया। इस नाटक का प्रीमियर 9 अगस्त 2023 को हुआ। 67 नवंबर 2023 में हान को मूविंग में उनकी भूमिका के लिए 59वें ग्रैंड बेल अवार्ड्स में सीरीज श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के पुरस्कार का पहला विजेता घोषित किया गया। 68 2024 में उन्होंने जू जीहून के साथ अपनी दूसरी डिज्नी प्लस सीरीज ब्लड फ्री में अभिनय किया, जो एक विज्ञानफाई थ्रिलर सीरीज थी, जहां उन्होंने एक जैव प्रौद्योगिकी कंपनी के सीईओ की भूमिका निभाई, जो कृत्रिम रूप से सुसंस्कृत मांस का उत्पादन करती है। 2025 में वह शुन ओगुरी के साथ अपनी तीसरी जापानी भाषा परियोजना रोमांटिक्स एनोनिमस में दिखाई देंगी। फ्रांसीसी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म लेस इमोटिव्स एनोनिमस का यह रीमेक 30वें बुसान अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में प्रीमियर के बाद 16 अक्टूबर 2025 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाला है। हान ने सितंबर में बुसान अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में 7 सदस्यीय प्रतियोगिता जूरी में भी काम किया था। 69 व्यक्तिगत जीवन हान त्रिभाषी है, वह कोरियाई, अंग्रेजी और जापानी में धाराप्रवाह बोल सकती है। 70 71 उन्होंने कोरियाई, जापानी मनोरंजन उद्योग और हॉलीवुड में विभिन्न प्रस्तुतियों और अभिनय परियोजनाओं में अपनी भाषाई दक्षता का प्रदर्शन किया है। हान पियानो और गिटार भी बजाती है। 72 उन्होंने जापान में अपने कॉन्सर्ट फैन मीटिंग में 2000 से अधिक लोगों के लाइव दर्शकों के लिए दोनों वाद्ययंत्र गाए और बजाए। 73 74 इसके अलावा हान को अपने खाली समय में व्यायाम और फिट रहने का शौक है। उन्हें गोल्फ, टेनिस, साइकिलिंग और दौड़ सहित कई तरह के खेलों का शौक है। उनके एथलेटिक कौशल ने उन्हें अपने 30वें दशक में ट्रेडस्टोन, द पायरेट्स 2, हैप्पीनेस और मूविंग जैसी ज्यादा एक्शन प्रधान अभिनय भूमिकाओं में सहजता से ढलने का मौका दिया है। उन्होंने शौक के तौर पर फ्रीडाइविंग भी सीखी है। 75 और 2023 में टोंगयोंग में आयोजित होने वाले वार्षिक विश्व ट्रायथलॉन कप में भाग लिया है। 76 हान एक उत्साही कुत्ता प्रेमी है। उन्होंने बताया है कि जब वह छोटी थीं, तो वह पशुचिकित्सक बनना चाहती थीं। वह वर्तमान में एक सफेद माल्टीज पिल्ले के साथ रहती है। 77 परोपकार मई 2022 में बाल दिवस पर हान ने आसन मेडिकल सेंटर को 100 मिलियन का दान दिया। इसका उपयोग सर्जरी जैसे उपचार के खर्च के लिए किया जाएगा, ताकि युवा मरीज आर्थिक बोझ के कारण इलाज से न चूकें। उन्होंने 2021 में भी 50 मिलियन का दान दिया था। 78 जुलाई 2023 में हान ने होप ब्रिज कोरिया डिजास्टर रिलीफ एसोसिएशन के माध्यम से बाढ़ पीड़ितों के लिए 50 मिलियन का दान दिया। उन्होंने कहा, मैं देश भर में अचानक हुई भारी बारिश से प्रभावित लोगों के दुख की कल्पना भी नहीं कर सकती। मुझे पूरी उम्मीद है कि बाढ़ पीड़ित जल्द से जल्द अपनी जान बचा पाएंगे। 79 फरवरी 2024 में कोरिया के सामुदायिक कोष ने घोषणा की कि हान ने अपने जन्मदिन पर इस गैरलाभकारी संगठन को 50 मिलियन का दान दिया था। वह 2022 में ही इस संगठन 100 मिलियन से अधिक का दान दे चुकी थीं और उन्हें ऑनर सोसाइटी का सदस्य नामित किया गया था। उनके दान का उपयोग एकल माताओं के लिए सुविधाओं और शैक्षिक कार्यक्रमों के समर्थन में किया जाएगा। 80 2013 से हान ने सियोल सोशल वेलफेयर फाउंडेशन में ह्योजू फंड की स्थापना भी की है,
ताकि बुजुर्गों की आजीविका और वंचित बच्चों और युवाओं के लिए सांस्कृतिक अनुभवों का समर्थन किया जा सके। 81 पिछले कुछ वर्षों में विभिन्न कारणों के लिए उनके दान में गैंगवॉन प्रांत में जंगल की आग के बाद बहाली के प्रयास, कोविड-19 के लिए आपदा राहत और शो होमटाउन फ्लेक्स से उनके गृहनगर चेओंगजू में न्यू लाइफ सपोर्ट सेंटर में उनकी उपस्थिति शुल्क का दान शामिल है। यूरी नाकामुरा यूरी, जन्म 15 मार्च 1982, नेयागावा, ओसाका में। एक जापानी मूल की कोरियाई अभिनेत्री और पूर्व गायिका है। उसका असली नाम यूरी सेई यूरी या वूरी सॉन्ग, कोरियाई आरआर सेओंग उरी है। प्रारंभिक जीवन और करियर। नाकामुरा के पिता तीसरी पीढ़ी के जापानी व्यक्ति थे और उनकी मां कोरियाई थी और उनके पास दक्षिण कोरिया और जापान दोनों की नागरिकता थी। कई अन्य बहुजातीय एशियाई लोगों की तरह नाकामुरा के भी दो नाम थे। उनका जापानी नाम यूरी सेई और उनका कोरियाई नाम वूरी सोंग। उन्होंने 1996 में आसियान का गायन ऑडिशन पास किया। बाद में उन्होंने अपनी दोस्त मारी इजावा के साथ संगीत जोड़ी यूरी मारी बनाई और 1998 में इस जोड़ी के साथ संगीत की शुरुआत की। 1999 में यह जोड़ी टूट गई। बाद में नाकामुरा यूरी नाकामुरा नाम से अभिनेत्री बन गई और उन्होंने अक्सर फिल्मों, टेलीविजन नाटकों और संगीत वीडियो में अभिनय किया। 2007 में वह ब्रेक थ्रू के सीक्वल पच्चीगी लव एंड पीस में क्योंजा के रूप में दिखाई दीं। इस भूमिका में उनका अभिनय उनकी सबसे लोकप्रिय भूमिकाओं में से एक बन गया। अक्टूबर 2008 में नाकामुरा कंपनी के नाटक 1945 इंच में दिखाई दी, जिसने भी उनकी लोकप्रियता में काफी योगदान दिया। उसी वर्ष बाद में उन्होंने फिल्म पच्चीगी लव एंड पीस में अपनी भूमिका के लिए तीसरे ओसाका सिनेमा महोत्सव का रूकी पुरस्कार जीता। नाकामुरा अभिनेत्री और नर्तकी असुका किताब्याशी के अच्छे दोस्त हैं। और वे निजी तौर पर एक साथ यात्रा करते हैं। जिन अकनिशी जिन, जन्म 4 जुलाई 1984, एक जापानी संगीतकार, गायक, गीतकार और अभिनेता है। 2009 में एकल करियर शुरू करने से पहले वह 1998 से जे-पॉप बॉयबैंड कैटट्यून के 2 प्रमुख गायकों में से एक के रूप में सक्रिय रहे हैं। अकनिशी ने कई फिल्मों और नाटकों में भी अभिनय किया है। जीवनी प्रारंभिक जीवन। अकनिशी का जन्म 4 जुलाई 1984 को जापान के ग्रेटर टोक्यो क्षेत्र के चिबा प्रांत में हुआ था। वे अपने 2 बेटों में सबसे बड़े थे। उनका एक छोटा भाई रियो भी है, जो फुटा नाम से मनोरंजन उद्योग में एक अभिनेता के रूप में काम करता है। अकनिशी पहली कक्षा में ही टोक्यो आ गए थे। 1997 में, जब वह अभी भी ग्रेड स्कूल में था, एक सहपाठी ने उसकी एक तस्वीर आइडल पत्रिका मायोजो को भेजी और वह उस अंक के कूल क्लासमेट्स कोने में छपा था। अकनिशी ने मनोरंजन उद्योग में रुचि व्यक्त की और इस प्रकार उसकी मां ने 1998 में उसकी ओर से जॉनी एंटरटेनमेंट को एक आवेदन भेजा। हालांकि वह तकनीकी रूप से 8 नवंबर 1998 को अपने ऑडिशन में असफल रहा, लेकिन जब उसने अपनी नंबर प्लेट एक आदमी को वापस करने की कोशिश की, जो खुद जॉनी कितागावा था, तो उसे रुकने के लिए कहा गया। 2001 से 2009 कैटटून का प्रारंभिक करियर और पदार्पण। 2000 में जॉनी जूनियर का सदस्य बनाए जाने के बाद अकनिशी म्यूजिकल एकेडमी डांसिंग J2000 और बीएडी जैसे कई समूहों का हिस्सा थे। 2001 में अन्य जूनियर काजुया कामेनाशी, जुन्नोसुके तागुची, कोकी तनाका, तात्सुया उएदा और युइची नाकामारू के साथ 6 सदस्यीय इकाई में शामिल होने से पहले हालांकि समूह को मूल रूप से किंकी किड्स के कोइची डोमोटो के लिए बैकअप डांसर होने का इरादा था, लेकिन सेक्सटेट की अप्रत्याशित लोकप्रियता ने उनकी एजेंसी को उन्हें केएटी ट्यून नामक एक अलग समूह में विस्तार करने की अनुमति दी, जो सदस्यों के उपनामों के पहले अक्षर से बना एक संक्षिप्त नाम है। समूह की लोकप्रियता के बावजूद
उन्होंने 2003 और 2005 में अपने लाइव कॉन्सर्ट की डीवीडी भी जारी की थी, जो जॉनी के उन समूहों के लिए पहली बार था जिन्होंने डेब्यू नहीं किया था। उन्हें 5 साल बाद 2006 में अपार सफलता के साथ अपनी शुरुआत करने की अनुमति नहीं दी गई थी। एक जापानी जनता को बहुत आश्चर्य हुआ जब अकनिशी ने 13 अक्टूबर 2006 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषणा की कि वह अनिश्चित समय के लिए विदेश में अंग्रेजी का अध्ययन करने के लिए देश छोड़ रहे हैं। 5 उनकी अनुपस्थिति के बावजूद कैटून अपनी गतिविधियों को जारी रखने के लिए बाध्य थे। 6 अकनिशी अंततः 19 अप्रैल 2007 को 6 महीने बाद संयुक्त राज्य अमेरिका के लॉस एंजिल्स से लौटे। 7 उन्होंने 21 अप्रैल को अपने बैंडमेट्स के साथ उनके राष्ट्रव्यापी दौरे में शामिल होकर जल्दी से काम फिर से शुरू कर दिया। 8 अकनिशी इस ग्रुप के गीतकार भी थे। उन्होंने कैटून और अपने लिए गाने लिखे हैं, जिनमें हेसिटेट, लव और लाइक, कार्टून कैटून टू यू से, लव जूस, डोंट यू एवर स्टॉप के सीमित संस्करण 2 का बी साइड, केयर, ब्रेक द रिकॉर्ड्स, बाय यू एंड फॉर यू से और वंडर शामिल है। वंडर गाना 2009 में R&B कलाकार क्रिस्टल के साथ एक सहयोग है और अकनिशी उनके गाने हेल्पलेस नाइट में भी शामिल है। वह गिटार बजा सकते हैं और उन्होंने मुरासाकी, हाहा और पिंकी के लिए संगीत और बोल दोनों लिखे हैं। उन्होंने बैंडमेट उएदा के साथ मिलकर बटरफ्लाई, बेस्ट ऑफ कैटून से गाना भी बनाया है। 2009 से 2010 एकल शुरुआत और लेंस के साथ काम करना। 5 सितंबर 2009 को टोक्यो गर्ल्स कलेक्शन के कार्यक्रम में, जिन अपनी नई फिल्म बैंडेज को बढ़ावा देने के लिए एक विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। 9 और उन्होंने फिल्म का थीम गीत प्रस्तुत किया, जिसने इसे अस्थायी बैंड इकाई लेंस के तहत एकल शुरुआत के रूप में चिह्नित किया, जिसमें मिस्टर चिल्ड्रन के निर्माता ताकेशी कोबायाशी शामिल थे। 10 कोबायाशी ने उनके डेब्यू सिंगल बैंडेज के बोल और संगीत लिखे। यह 25 नवंबर को रिलीज हुआ और ओरिकॉन चार्ट में नंबर 1 पर शुरू हुआ। 2010 में 13 जनवरी को स्टूडियो एल्बम ओलंपोस जारी किया गया, जो ओरिकॉन चार्ट में भी शीर्ष पर रहा। 19 जनवरी को बैंड ने अपना एकमात्र लाइव कॉन्सर्ट आयोजित किया। अकनिशी ने यू एंड जिन शीर्षक से एकल संगीत कार्यक्रमों की एक श्रृंखला आयोजित की, जिसमें 7 से 28 फरवरी 2010 तक कुल 32 शो शामिल थे। उनके द्वारा सहलिखित, संगीतबद्ध और संगीतबद्ध गीत ए पेज उनके संगीत कार्यक्रमों में प्रदर्शित किया गया था, जिसे कैटट्यून के 11वें एकल लव योरसेल्फ किमी गा किराई ना किमी गा सूकी के दूसरे सीमित संस्करण के हिस्से के रूप में रिलीज किया गया था। 19 और 20 जून को अकनिशी के एकल दौरे यू एंड जिन के लॉस एंजिल्स, कैलिफोर्निया में 3 शो के टिकट बिक गए। अपने यू एंड जिन कॉन्सर्ट के आखिरी शो में अकनिशी ने संयुक्त राज्य अमेरिका में एक दौरे की घोषणा की। 13 जुलाई में अकनिशी ने घोषणा की कि वह बैंड कैटट्यून को स्थायी रूप से छोड़ देगा और जॉनी एंड एसोसिएट्स का एकल कलाकार बन जाएगा। 16 सितंबर को अकनिशी के नवंबर दौरे येलो गोल्ड टूर 3010 इंच के लिए तारीखें जारी की गई, जिसका नाम दौरे के शीर्षक गीत येलो गोल्ड के नाम पर रखा गया और इसमें शामिल शहर शिकागो, न्यूयॉर्क शहर, ह्यूस्टन, लॉस एंजिल्स और सैन फ्रांसिस्को थे। 15 इस दौरे में पूरी तरह से अंग्रेजी में गाने थे, जो ज्यादातर अकनिशी द्वारा स्वयं लिखे और निर्मित किए गए थे। 9 दिसंबर 2010 को यह घोषणा की गई कि जिन वैश्विक स्तर पर वार्नर म्यूजिक ग्रुप और वार्नर म्यूजिक जापान में शामिल होंगे और अंग्रेजी और जापानी दोनों भाषाओं में अपने रिकॉर्डिंग करियर के लिए जिम्मेदार बनेंगे। 1 येलो गोल्ड टूर 3010 इंच के सफलतापूर्वक समाप्त होने के बाद, जिन ओसाकाजो हॉल, वर्ल्ड मेमोरियल हॉल, निप्पॉन बुडोकन और साइतामा सुपर एरिना में कुल 12 संगीत कार्यक्रमों के साथ येलो गोल्ड टूर 3011 इंच आयोजित करने के लिए जापान लौट आए। 2011 से 2013 अमेरिका में पदार्पण जैपोनिकाना और जस्ट जिन, जिनका पहला सोलो सिंगल इटर्नल
2 मार्च 2011 को जापान में रिलीज हुआ था। एक और यह ओरिकॉन और जापान हॉट 104 दोनों में शीर्ष पर रहा। 17 संयुक्त राज्य अमेरिका में उनका पहला सिंगल 8 नवंबर को डिजिटल रूप से रिलीज किया गया विस्तारित प्ले टेस्ट ड्राइव था, जो गायक गीतकार जेसन डेरुलो और निर्माता जेआर रोटेम के सहयोग से जारी किया गया था। 18 यह आईट्यून्स डांस चार्ट पर नंबर 1 स्थान पर पहुंच गया और समग्र एल्बम चार्ट पर 10वां स्थान प्राप्त किया। 19 जापानी रिलीज 7 दिसंबर को हुई थी और यह जापान हॉट 100 पर 14वें स्थान पर पहुंच गया और जापान में ओरिकॉन और बिलबोर्ड एल्बम चार्ट दोनों में शीर्ष पर रहा। 17 28 दिसंबर को जापान में उनका दूसरा भौतिक एकल सीजन्स जारी किया गया। 2012 में 26 जनवरी को उनका दूसरा यूएस डिजिटल सिंगल सन बर्न्स डाउन रिलीज हुआ एक और आईट्यून्स डांस चार्ट्स पर फिर से नंबर 1 स्थान पर पहुंच गया। 6 मार्च को उनका पहला स्टूडियो एल्बम जपोनिकाना रिलीज हुआ, जिसमें द स्टीरियोटाइप्स और स्टैटिक रिवेंजर के साथ सहयोग किया गया। 20-21 यह ओरिकॉन चार्ट्स पर दूसरे नंबर पर पहुंच गया। 9 से 17 मार्च तक एक प्रमोशनल कॉन्सर्ट टूर आयोजित किया गया, जो लॉस एंजिल्स के क्लब नोकिया से शुरू हुआ। 22 जापान में अप्रैल से मई तक टोक्यो और ओसाका सहित 5 शहरों में कुल 70,000 लोगों के लिए 7 कॉन्सर्ट आयोजित करने थे। 2013 में 7 अगस्त को जापान में उनका तीसरा एकल हे व्हाट्सअप रिलीज किया गया, जिसे टोक्यो गर्ल्स कलेक्शन फैशन शो के लिए पहला आधिकारिक थीम गीत चुना गया, जो उसी महीने की 31 तारीख को साइतामा सुपर एरिना में आयोजित किया गया था। 25 यह ओरिकॉन चार्ट पर दूसरे नंबर पर पहुंच गया। 17 2 अक्टूबर को चौथा एकल नारुहो ई टू वेयर लव रिंग्स रिलीज किया गया। 26 जो चार्ट पर तीसरे नंबर पर पहुंच गया। 6 नवंबर को अकनिशी ने अपना दूसरा स्टूडियो एल्बम जस्टजिन रिलीज किया। इस स्वनिर्मित एल्बम में 2011 में उनके एकल डेब्यू के बाद से जापान में रिलीज हुए सभी एकल शामिल थे और एक दूसरे बोनस डिस्क में उनके जपोनिकाना युग के दौरान अंग्रेजी में लिखे गए गाने शामिल थे। 27 यह चार्ट पर तीसरे नंबर पर पहुंच गया। 17 2014 वर्तमान इंडीज में पदार्पण और मी अमोर। 2014 में 2 मार्च को जनता को यह बताया गया कि अकनिशी ने जॉनी एंड एसोसिएट्स के साथ अपने अनुबंध को नवीनीकृत नहीं करने का फैसला किया था और 28 फरवरी को एजेंसी छोड़ दी थी। 4 जुलाई को यह घोषणा की गई कि उन्होंने अपना स्वतंत्र लेबल गो गुड रिकॉर्ड्स स्थापित किया था और इसने उनके नए फैन क्लब JIP जिनके महत्वपूर्ण लोग को खोल दिया। 6 अगस्त को गो गुड रिकॉर्ड्स के तहत अकनिशी ने अपने 5वें भौतिक एकल गुड टाइम के साथ फिर से शुरुआत की। 31 यह चार्ट पर दूसरे नंबर पर पहुंच गया। 17 यह एकल दुनिया भर में आईट्यून स्टोर पर भी उपलब्ध कराया गया था। 12 नवंबर को अकनिशी ने अपना दूसरा विस्तारित प्ले मी अमोर और अपने स्वयं के रिकॉर्ड लेबल से दूसरा रिलीज जारी किया। 33 35 यह चार्ट पर तीसरे नंबर पर पहुंच गया। 17 पूरे एल्बम को अकनिशी ने खुद लिखा, संगीतबद्ध और निर्मित किया था। 33 रिलीज के पिछले दिन 11 नवंबर को अकनिशी जेप सपोरो से एक राष्ट्रव्यापी जिंदेपन दौरे पर गए, जो 2 दिसंबर को जेप टोक्यो में समाप्त हुआ, जिसमें 5 शहरों में कुल 11 शो थे। 33 उन्होंने अगस्त 2016 में ताकायुकी यामादा के साथ मिलकर जिंटाका नामक इकाई बनाई। 36 जो 2 महीने बाद भंग हो गई। 37 इस जोड़ी ने 21 सितंबर को अपना एकमात्र एकल चूचू शिटेन रिलीज किया। फिल्मोग्राफी अकनिशी ने 1999 में एनटीवी के रोमांस कॉमेडी PPOI के दूसरे एपिसोड में एक कैमियो उपस्थिति के साथ एक अभिनेता के रूप में अपनी शुरुआत की और टीवी असाही के बेस्ट फ्रेंड ओमाए नो युकिची गा नाइतेरू और NHK सीरीज हारेगी कोको इचिबान में भी छोटी भूमिकाएं कीं।
उन्होंने 2000 से मिलेनियम शॉक 2000, शोगेकी शॉक 2001 से 2002, ड्रीम बॉय 2004 और ड्रीम बॉयज 2006 में सहायक भूमिकाएं निभाते हुए संगीत में भी काम करना शुरू किया। अकनिशी ने 2005 में पुरस्कार विजेता और लोकप्रिय एनटीवी स्कूल ड्रामा गोकुसेन के दूसरे सीजन में युकी नाकामा और पूर्व बैंडमेट काजुया कामेनाशी के साथ अभिनय करते हुए छोटे पर्दे पर वापसी की। उसी वर्ष उन्होंने एनटीवी की रोमांस श्रृंखला एनेगो में भी सहायक भूमिका निभाई। 2007 में अकनिशी ने स्कूल कॉमेडी सीरीज युकान क्लब में अपने पूर्व बैंडमेट जुनोसुके तागुची के साथ अपनी पहली मुख्य भूमिका निभाई और 11वें निक्कन स्पोर्ट्स ड्रामा ग्रैंड प्रिक्स में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता चुने गए। 38 उन्होंने 2008 में स्पीड रेसर के जापानी डब के लिए एक आवाज अभिनेता के रूप में अपनी शुरुआत की, जिसमें एमिल हिर्श द्वारा निभाए गए नायक स्पीड के लिए आवाज दी। 39 2009 में अकनिशी को ताकेशी कोबायाशी द्वारा निर्देशित और 16 जनवरी 2010 को रिलीज हुई फिल्म बैंडेज में मुख्य अभिनेता के रूप में लिया गया। यह बड़े पर्दे पर उनकी पहली फिल्म थी। 40 2013 में उन्होंने हॉलीवुड में फिल्म 47 रोनिन से शुरुआत की, जिसमें कीनू रीव्स भी मुख्य भूमिका में थे। 41 अकनिशी ने समुराई नेता के बेटे चिकारा ओशी की भूमिका निभाई, जिसे हिरोयुकी सांदा ने निभाया और वह रीव्स के किरदार काई का करीबी दोस्त था। 41 फिल्म के निर्देशक कार्ल रिंसच ने कहा कि वह अकनिशी की अंग्रेजी क्षमताओं और प्रेरणा से प्रभावित थे। 41 इस प्रकार वह एजेंसी के भीतर जॉनी एंड एसोसिएट्स के दूसरे कलाकार बन गए, जिन्होंने लेटर्स फ्रॉम इवो जिमा में निनोमिया कजुनारी के बाद हॉलीवुड फिल्म में अभिनय किया और एक अमेरिकी निर्देशक के साथ काम करने वाले कुल मिलाकर। व्यक्तिगत जीवन अकनिशी ने जापानी अभिनेत्री और मॉडल मीसा कुरोकी से 2 फरवरी 2012 को एक निजी समारोह में शादी की। इसके 2 हफ्ते बाद ही उन्होंने आधिकारिक बयान जारी कर एक दूसरे को डेट करने से इनकार कर दिया था। 46 इस शादी का अकनिशी के करियर पर तुरंत नकारात्मक प्रभाव पड़ा, न केवल इसलिए कि वह अपनी प्रतिभा एजेंसी जॉनी एंड एसोसिएट्स को अपनी शादी की योजना के बारे में बताने में विफल रहे, बल्कि इसलिए भी कि अफवाहें फैलने लगीं कि शादी के समय कुरोकी गर्भवती थीं। 47 इस घोटाले के जवाब में उनकी प्रतिभा एजेंसी ने उनके एकल दौरे को रद्द करने का निर्णय लिया। 48 साथ में अकनिशी और कुरोकी की एक बेटी है, थिया अकनिशी, जापानी अकनिशी तिया, जिसका जन्म 23 सितंबर 2012 को हुआ था, और एक बेटा जिसका नाम अभी तक जनता के सामने नहीं आया है, जिसका जन्म 6 जून 2017 को हुआ था। 49 2018 में यह बताया गया कि परिवार जापान लौट आया था, पहले हवाई में रहता था और थिया जापान में अमेरिकन स्कूल में पढ़ रही थी। 50 51 25 दिसंबर 2023 को अकनिशी और कुरोकी ने घोषणा की कि उन्होंने तलाक ले लिया है। 52 53 54 डिस्कोग्राफी मुख्य लेख जिन अकनिशी डिस्कोग्राफी स्टूडियो एल्बम जापोनिकाना 2012, जस्टजिन 2013, मैं 2015, ऑडियो फैशन 2016, धन्य 2017, धन्यवाद 2019, पीला नोट 2023। रोमांटिक्स एनोनिमस फ्रेंच लेस एमोटिव्स एनोनिमस 2010 में बनी एक फ्रेंच बेल्जियम की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है, जिसका निर्देशन जीन पियरे अमेरिस ने किया है और इसमें बेनोइट पोलवोर्डे और इसाबेल कैरे ने अभिनय किया है। इसे दूसरे मैग्रीट पुरस्कारों में 3 नामांकन मिले और सहनिर्माण में सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म का पुरस्कार मिला। 3 कथानक एंजेलिक एक युवा फ्रांसीसी महिला है जो सामाजिक चिंता विकार से पीड़ित है और लगभग हर चीज से डरती है। वह नियमित रूप से अपने जैसे अन्य लोगों के लिए एक सहायता समूह में जाती है। जीन रेने, जो चॉकलेट मिल नामक एक छोटी चॉकलेट निर्माता कंपनी की मालिक है, भी सामाजिक चिंता से ग्रस्त है और कई चीजों से, खासकर अंतरंगता से, डरती है।
चॉकलेट मिल असफल हो रही है क्योंकि वह साधारण पुराने जमाने की चॉकलेट बनाती है जो अब अच्छी तरह नहीं बिकती। एंजेलिक ने चॉकलेट बनाने का सपना पूरा करने के लिए पेस्ट्री स्कूल में दाखिला लिया था। हालांकि उसकी चिंता उसे सवालों के जवाब देने या परीक्षा देने से रोक रही थी। सौभाग्य से सामाजिक चिंता विकार से पीड़ित एक अन्य व्यक्ति मिस्टर मर्सियर ने उसे अपने चायघर और दुकान मर्सियर स्वीट शॉप के लिए चॉकलेट बनाने का काम सौंपा। एंजेलिक की पहचान गुप्त रखने के लिए मिस्टर मर्सियर ने अपने ग्राहकों को बताया कि ये चॉकलेट पहाड़ों में एकांत में रहने वाले एक साधु द्वारा बनाई जाती है। एंजेलिक वहां 7 साल तक फलती फूलती रही। मिस्टर मर्सियर की मृत्यु के बाद एंजेलिक चॉकलेट मिल में नौकरी के लिए आवेदन करती है। कुछ गलतफहमियों के चलते जीनरे ने उसे सेल्स प्रतिनिधि के तौर पर नौकरी पर रख लेता है। जब एंजेलिक को एहसास होता है कि अगर कंपनी अपनी चॉकलेट की गुणवत्ता नहीं सुधारेगी तो कंपनी दिवालिया हो जाएगी, तो वह दूसरे कर्मचारियों की चॉकलेट की एक नई लाइन बनाने में मदद करती है, यह दावा करते हुए कि उसके पास उस हर्मिट चॉकलेट निर्माता से बात करने का एक तरीका है। इसी समय एंजेलिक और जीनरे ने एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं, लेकिन अपने डर और चिंताओं के कारण उन्हें अपनी भावनाओं को व्यक्त करने और अपने रिश्ते को विकसित करने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इस बीच चॉकलेट मिल के अन्य कर्मचारियों को एंजेलिक के उस प्रसिद्ध गुप्त चॉकलेट निर्माता के साथ संबंध पर शक होने लगता है। अंततः चॉकलेट मिल के अन्य कर्मचारियों और एंजेलिक के सहायता समूह की थोड़ी मदद से एंजेलिक के एकांतप्रिय चॉकलेट निर्माता होने का पता चलता है और चॉकलेट मिल सफल हो जाता है। जीनरे ने और एंजेलिक अंततः अपने रिश्ते को पूरा करते हैं। यह जोड़ा शादी के तनावों से निपटने का एक वैकल्पिक तरीका खोज लेता है और हमेशा के लिए साथ रहता है। जीनरे वान डेन हगडे के रूप में, बेनोइट पोल्वो एंजेलिक डेलेज के रूप में, इसाबेल कैरेलोरेला क्रावोटा मैग्रा के रूप में, जैक्स बॉडेट रेमी के रूप में, एम्पिरे नाइनी लूडो के रूप में, एलिस पोल एडेल के रूप में, सुजैन के रूप में, लिज लेमेट्री एंटोनी के रूप में, स्वान अर्लॉर्ड फिलिप लॉडेनबाक जूरी अध्यक्ष के रूप में, मनोवैज्ञानिक के रूप में, स्टीफन वोज्टोविक। स्वागत। फिल्म को आलोचकों द्वारा सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है और रॉटन टोमाटोज पर इसकी रेटिंग 86% है। 4. रोमांटिक्स एनोनिमस एक वास्तविक सहायता समूह है जो कभी कभी बेहद शर्मीले स्वभाव वाले लोगों की मदद करता है। जीन पियरे अमेरिस, जो खुद एक बेहद भावुक व्यक्ति है और जिन्होंने वास्तविक इमोशंस एनोनिमस बैठकों में भाग लिया था, और इसाबेल कैरे ने अपने साझा शर्मीलेपन पर एक फिल्म बनाने की बात की थी। फिल्म की तैयारी के तौर पर इसाबेल कैरे ने भी की बैठकों में भाग लिया। मीको काजी मीको, जन्म 24 मार्च 1947, एक जापानी अभिनेत्री और गायिका है। 1960 के दशक से वह 100 से अधिक फिल्म और टेलीविजन भूमिकाओं में दिखाई दी है। 3 सबसे प्रमुख रूप से 1970 के दशक में डाकू पात्रों के रूप में उनकी सबसे प्रसिद्ध भूमिकाएं, फिल्म श्रृंखला स्ट्रे कैट रॉक, वांडरिंग गिंजा बटरफ्लाई, फीमेल प्रिजन 701, स्कॉर्पियन और लेडी स्नोब्लड में उनके प्रदर्शन के लिए जानी जाती है। काजी ने एक गायिका के रूप में भी प्रदर्शन किया अपने फिल्मी करियर के साथ साथ, और उसके बाद भी रिकॉर्ड जारी किए, यहां तक कि कुछ फिल्मों के लिए आधिकारिक फीचर थीम गीत ट्रैक भी प्रदान किए जिनमें उन्होंने अभिनय भी किया। आजीविका अभिनय कैरियर। मीको काजी का जन्म टोक्यो के कांडा क्षेत्र में मासाको ओटा के रूप में हुआ था और उन्होंने टोक्यो के मेगुरो में याकुमो अकादमी हाई स्कूल से स्नातक किया था। हाई स्कूल से स्नातक होने के बाद उन्होंने 1965 में निक्कत्सु स्टूडियो में अपने असली नाम से फिल्म उद्योग में काम करना शुरू किया। उनकी पहली सहायक फिल्म भूमिका 1968 में प्रतिशोध में थी। 1969 में वह निहोन जिंक्योडेन में दिखाई दी, जो मासाहिरो मकीनो द्वारा निर्देशित फिल्मों की एक श्रृंखला में से एक थी, जिन्होंने उनकी अभिनय क्षमता को पहचाना और उन्हें मीको काजी का मंच नाम दिया। 1970 में उन्होंने तेरुओ इशी द्वारा निर्देशित ब्लाइंड वुमन कर्स में मुख्य भूमिका निभाई थी।
1971 में निक्कत्सु गुलाबी फिल्म व्यवसाय में उत्पादन की ओर अधिक बहेंगे, जो अधिक स्पष्ट रूप से यौन थे, और ऐसी फिल्मों में भूमिकाओं से बचने के लिए काजी टॉय कंपनी में चले गए। वहां उन्होंने 4 भाग वाली फीमेल कॉन्विक्ट 701 स्कॉर्पियन श्रृंखला में जेल में महिलाओं की बदला लेने वाली फिल्मों में नामी मत्सुशिमा बटा मात्सु द स्कॉर्पियन के रूप में अभिनय किया, एक महिला जिसे बदला लेने और भागने के प्रयासों के लिए जेल भेज दिया गया था, और 1972 में उन्होंने पहली बार वांडरिंग गिंजा बटरफ्लाई याकुजा बटा गैंगस्टर श्रृंखला में हिगुची नामी के रूप में अभिनय किया। 1973 में उन्होंने तोशिया फुजिता द्वारा निर्देशित और तोहो द्वारा वितरित लेडी स्नोब्लड में अभिनय किया, जो 1800 के दशक के अंत में जापान में इसी नाम के मंगा पर आधारित एक बदला लेने वाली फिल्म थी, जिसमें उन्होंने घातक हत्यारे युकी की भूमिका निभाई थी। कई आलोचकों द्वारा इसे उनकी सबसे प्रसिद्ध भूमिका माना जाता है, विशेष रूप से जापान के बाहर, और बाद में क्वेंटिन टारनटिनो की किल बिल फिल्मों सहित अन्य मीडिया को प्रेरित करने के लिए आगे बढ़ेगी। 4, 5, 6 एक साल बाद उन्होंने 1974 में सीक्वल लेडी स्नोब्लड 2 लव सॉन्ग ऑफ वेंजेंस में युकी के रूप में अपनी भूमिका दोहराई। वह किंजी फुकासाकू की कई फिल्मों में दिखाई दी, जैसे 1976 में याकुजा ग्रेवयार्ड। 1970 के दशक के अंत तक काजी ने अनियंत्रित उत्पादन कार्यक्रम और कम भुगतान के बीच अधिक काम के संयोजन के बाद प्रमुख फिल्म भूमिकाएं छोड़ दीं। 4 लेकिन 1980 और 2010 के दशक में कभी कभार फिल्म भूमिकाएं मिलीं, जिसमें 2020 में अंडर द ओपन स्काई भी शामिल है। काजी ने 1980 के दशक से टेलीविजन में भी काम किया। 1989 में टेलीविजन नाटक ओनही हनकाचो में मुखबिर ओमासा का किरदार निभाया। शोचिकु फूजी टेलीविजन संस्करण में काबुकी अभिनेता नाकामुरा किचिमोन-टू ने अभिनय किया। 2022 में वह 2022 अमेजन प्राइम वीडियो एंथोलॉजी श्रृंखला मॉडर्न लव टोक्यो में नर्सिंग माई सन एंड सम ग्रीवेंस एपिसोड के लिए दिखाई दीं। अपने अभिनय करियर के दौरान काजी को हॉलीवुड सहित गैर जापानी फिल्म स्टूडियो से अभिनय के प्रस्ताव मिले, लेकिन उन्होंने उन्हें अस्वीकार कर दिया, क्योंकि उन्हें लगा कि वह जापानी के अलावा किसी अन्य भाषा में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकतीं। 8 संगीत व्यवसाय। काजी एक गायिका भी है। उन्होंने लेडी स्नोब्लर का थीम गीत शूरा नोहाना और फीमेल कॉन्विक्ट स्कॉर्पियन सीरीज का थीम गीत उर्मी बुशी गाया। जब इन दोनों गीतों का इस्तेमाल 2003 में आई क्वेंटिन टारनटिनो की फिल्म किल बिल में किया गया, तो काजी के संगीत में रुचि फिर से जागृत हुई, जिसने उन्हें अपना संगीत करियर फिर से शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया। 2009 में उन्होंने एक एकल ओन्ना वा यामेताई रिलीज किया। 2011 में काजी ने 31 वर्षों में अपना पहला नया एल्बम एत्सु नो सुकी सोना बुरुसु 10 जारी किया, जिसमें रयुडो उजाकी और योको अकी द्वारा लिखे गए गाने थे। मई 2020 में काजी ने यूट्यूब पर अपना चैनल लॉन्च किया, जिसका उद्देश्य दुनिया भर के प्रशंसकों के साथ अपने काम का जश्न मनाना और उनका समर्थन करने वाले सभी लोगों को कुछ वापस देना था। मंच संगीत रूपांतरण मुख्य लेख रोमांटिक्स एनोनिमस संगीतमय। इस फिल्म पर आधारित एक स्टेज म्यूजिकल का निर्देशन एमा राइस ने किया था, जिसका संगीत माइकल कूमन और क्रिस्टोफर डायमंड ने दिया था। इस म्यूजिकल का प्रीमियर लंदन के सैम वानामेकर प्लेहाउस में 20 अक्टूबर 2017 को हुआ था और यह 6 जनवरी 2018 तक चला। जापानी श्रृंखला अनुकूलन। रोमांटिक्स एनोनिमस शीर्षक वाली इस फिल्म पर आधारित एक नेटफ्लिक्स जापानी सीरीज का रूपांतरण और निर्देशन शोत्सुकी जा ने किया था। इस परियोजना में जापान और कोरिया के कलाकार शामिल हैं, जिनमें शुन ओगुरी, हान ह्योजू, यूरी नाकामुरा और जिन अकनिशी शामिल है। कोइची सातो कोइची, जन्म 10 दिसंबर 1960, एक जापानी अभिनेता है। वह अभिनेता रेंटारो मिकुनी के पुत्र है। 3 वह अपने अभिनय कौशल के लिए जाने जाते हैं और उन्होंने सर्वश्रेष्ठ नवागंतुक 1982, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता 2003 और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता 2024
की श्रेणियों में 3 अलग-अलग ब्लू रिबन पुरस्कार जीते हैं। वह अपने पिता रेंटारो मिकुनी के बाद 3 अलग-अलग पुरस्कार जीतने वाले पहले अभिनेता है। 4. प्रारंभिक वर्षों। सातो का जन्म 1960 में टोक्यो के शिंजुकू के कागुराजाका में हुआ था। उनकी मां वहां काम करने वाली एक गीशा थीं। 5. उनके पिता अभिनेता रेंटारो मिकुनी थे और यह मिकुनी की तीसरी शादी थी। 6. सातो को दिया गया नाम कोइची फिल्म निर्देशकों हिरोशी इनागाकी और कोन इचिकावा के एक कांजी अक्षर से लिया गया था, जिनके साथ उस समय मिकुनी करीब थे। 7. सातो को अक्सर मिकुनी द्वारा फिल्मांकन स्थान पर ले जाया जाता था क्योंकि वह एक बच्चा था। 6. हालांकि जब सातो 5वीं कक्षा में था, तब मिकुनी ने घर छोड़ दिया और उसके माता पिता ने अगले वर्ष आधिकारिक रूप से तलाक ले लिया जब वह 11 साल का था। 8. एक दृश्य जहां मिकुनी सातो को शिजुओका में जुकोकू पास 9 ले गया और कहा, यह मेरी तुम्हें आखिरी विदाई है। तुम अपनी मां के पास वापस जाओ। मैं एक घुमक्कर जीवन शुरू करने जा रहा हूं। एक प्रसिद्ध प्रकरण है। 10. 6. नोट 8. मिकुनी, जो अपने मुक्त स्वभाव वाले व्यक्तित्व के लिए जाने जाते थे, शायद ही कभी घर आते थे और उनकी मां अक्सर घर से बाहर रहती थीं, इसलिए सातो, जो इकलौता बच्चा था, कम उम्र से ही स्वतंत्र हो गया और उसे अकेले रहने की आदत थी। 6. नोट 2. सातो ने कहा कि वह वास्तव में मिकुनी को एक पिता के रूप में नहीं पहचानता था। 8. और जब वह कभी कभार घर आता था तो उसके साथ रात का खाना खाना काफी कष्टदायक होता था। 8. 6. आजीविका। सातो ने अपने हाई स्कूल के वर्षों के दौरान घर छोड़ दिया और तामा आर्ट यूनिवर्सिटी से जुड़े एक व्यावसायिक स्कूल, तामा आर्ट अकादमी के फिल्म विभाग में प्रवेश लिया, लेकिन 1 साल बाद ही पढ़ाई छोड़ दी। 6. 1980 में, जब वह अभी भी स्कूल में थे, उन्हें अपने पिता के एक परिचित ने एनएचके टीवी श्रृंखला सीक्वल टू द केस में अभिनय की शुरुआत करने के लिए आमंत्रित किया, जिसमें तोमिसाबुरो वाकायामा ने अभिनय किया। 13. और अगले वर्ष उन्होंने फिल्म द गेट ऑफ यूथ में अपनी फिल्म की शुरुआत की। जब उन्होंने इस फिल्म को मूवी थिएटर में देखा और स्क्रीन पर अपनी छवि देखी, तो उन्होंने एक अभिनेता के रूप में अपना जीवन जीने का एक नया निर्णय लिया। 14. उनकी अभिनय क्षमता को शुरुआत में ही पहचान लिया गया था और उन्होंने जिन फिल्मों में अभिनय किया, उनके लिए कई पुरस्कार जीते। द गेट्स ऑफ यूथ के लिए उन्होंने न्यूकमर ऑफ द ईयर के लिए जापान अकादमी फिल्म पुरस्कार 15 और सर्वश्रेष्ठ नवागंतुक के लिए ब्लू रिबन पुरस्कार जीता। 16. उन्होंने 2002 में केटी और उत्सुत्सु के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का ब्लू रिबन पुरस्कार जीता। 17. और 2023 में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार जीता। 18. वह अपने पिता रेंटारो मिकुनी के बाद पहले अभिनेता है जिन्होंने व्यक्तिगत पुरस्कारों के लिए 3 ब्लू रिबन पुरस्कार जीते हैं। 19. सातो ने कहा कि दोनों निर्देशकों से उनकी मुलाकात उनके लिए एक बड़ा मोड़ थी। ये 2 निर्देशक हैं, 1983 की फिल्म द कैच के निर्देशक शिंजी सोमाई और 1994 की फिल्म टोकरेव के निर्देशक जुंजी सकामोटो। 20. 21. निर्देशक सोमाई ने उन्हें सिखाया, दुख और गुस्सा एक चीज नहीं है। अपने गुस्से को 10 अलग-अलग तरीकों से व्यक्त करने की कोशिश करें। आप इसलिए दुखी नहीं है क्योंकि आप रोते हैं, बल्कि आप इसलिए हंसते हैं क्योंकि आप दुखी है। 20. सकामोटो की टोकरेव में सातो ने एक शिशु अपहरणकर्ता की भूमिका निभाई थी और उन्होंने निर्देशक के साथ इस खलनायक के चरित्र पर चर्चा की, अपनी राय व्यक्त की। निर्देशक ने सातो की राय को स्वीकार किया और उन्होंने चर्चा करते हुए काम किया। 14. उनकी और सकामोटो की दोस्ती अच्छी हो गई और वे सकामोटो की फिल्मों में नियमित अभिनेता बन गए और उनकी कई फिल्मों में दिखाई दिए, जिनमें फेस, 22 केटी, 23 चिल्ड्रन ऑफ द डार्क, 24 और ह्यूमन ट्रस्ट शामिल है। 25. अभिनय को लेकर बहस गरमा सकती है और सातो और सकामोटो एक बार में झगड़ पड़े और वहां मौजूद योशियो हरारा ने बीच बचाव किया। 26. 2023 में
सातो और उनके बेटे कनिचिरो ने सकामोटो की फिल्म ओकिकू एंड द वर्ल्ड में सह-अभिनय किया। 27 सातो ने यह भी कहा कि निर्देशक कोकी मितानी के साथ उनकी मुलाकात ने उनके लिए एक नया रास्ता खोल दिया। 28 सातो ने मितानी द्वारा निर्देशित 2008 की फिल्म द मैजिक आवर में एक पूर्ण कॉमेडी की चुनौती ली, जिसमें उन्होंने पहले कभी अभिनय नहीं किया था। 29 वह दृश्य जिसमें उन्होंने एक असफल अभिनेता मुराता की भूमिका निभाई है, जो हास्यपूर्ण ढंग से एक ट्रैम्पोलिन पर कूदता रहता है। 30 और चेहरे पर एक विचित्र भाव के साथ एक चाकू चाटता है। 31 जैसा कि मितानी द्वारा लिखित पटकथा में वर्णित है, इतना प्रभावशाली था कि एक प्रतिरूपणकर्ता द्वारा दृश्य की नकल भी की गई थी। 32 सातो द्वारा निभाई गई यह भूमिका, जिनकी एक गंभीर अभिनेता के रूप में एक मजबूत छवि थी, चर्चा का विषय बन गई। निर्देशक के साथ बहस। अपने डेब्यू के बाद से ही सातो एक अभिनेता के तौर पर जो सोचते थे उस पर अड़े रहते थे और सेट पर निर्देशक से जमकर बहस करते थे, जैसा कि उनके पिता किया करते थे। 33 उनके रवैये को कभी-कभी निर्लज्ज बताया जाता था। 34 जब वह 30 साल से अधिक के थे, सातो को एक दिन मिकुनी का पत्र मिला। पत्र में मिकुनी ने केवल एक वाक्य लिखा था, इकासरेते अरेबा कोसो। इसका मतलब था, आपको आपके आसपास के लोगों द्वारा जीवित रखा जाता है। 34 शुरुआत में सातो को यह समझ में नहीं आया कि शब्दों का क्या मतलब है। सातो ने कहा कि शायद मिकुनी ने उस समय उनके रवैये और व्यवहार के बारे में अच्छा नहीं सोचा था, मानो वह अकेले रह रहे हों। 35 इसके अलावा एक दिन जब उनकी उम्र 40 साल से ज्यादा थी, एक अनुभवी महिला कर्मचारी ने उनसे कहा, आपको लग सकता है कि निर्देशक से बहस करके आप जीत गए हैं, लेकिन सिर्फ निर्देशक ही नहीं हारे हैं, बल्कि साइट पर मौजूद सभी कर्मचारी दुखी महसूस कर रहे हैं। 36 उन्हें एहसास हुआ कि निर्देशक पूरे स्टाफ का प्रतिनिधित्व करते हैं। तब से उन्होंने यह तरीका अपनाया है कि निर्देशक उनकी राय पहले ही सुन ले और तब तक उस पर चर्चा करे जब तक वह संतुष्ट न हो जाए। तो आप इसे एक तरह से 16 अक्टूबर से नेटफ्लिक्स पर देखने को ये हमें मिल जाएगी। एक तरह से सारे एपिसोड एंजॉय कर पाओगे। आपको ये हिंदी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ में भी देखने को मिलेगी। बाकी ये एक कोरियन सीरीज़ है, हिंदी में से डब करके रिलीज़ किया गया है। रिलीजिंग डेट मैंने आपको बता दी है। टोटल पूरी अपडेट इस सीरीज़ से रिलेटेड आपको बता दी है। पूरी चीज़ें कवर हो चुकी है। तो आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट कर ज़रूर से बताइएगा। बाकी आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में।